अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने ओवरव्यू काफ़ी सारा देख लिया था, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरीज, बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए थे। आज हम प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। अच्छा जी, आयोनिक बॉन्ड मैंने कल कहा था कि आयोनिक बॉन्ड की मेन चीज़ें मैंने थोड़ी हल्का सा टच दिया था आयोनिक बॉन्ड को। तो आज हम प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे एंड तक आयोनिक बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है, हम प्रॉपर इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसकी हम इस पे मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर इस पे अप्लाई करेंगे। तो आयोनिक जो बॉन्ड है इसको स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है जी। आयोनिक बॉन्ड, इस आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या जी? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं आयोनिक बॉन्ड को। ये जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड वर्ड आयन से निकला है। आयोनिक बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कल मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयोनिक बॉन्ड मतलब दो आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको मजबूर कर रही है कि दो आपस में दो आयंस मिलके रहें। अब ये एक हमारे पास जो आयन होता है वो मेटल से बनता है, दूसरा जी इसके साथ होगी नॉन मेटल। ये तो बात है जी क्लियर, एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है। ये दो आपस में मिलेंगी, बॉन्ड बनेगा, होगा क्या, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में। कौन सा एटम मेटल इलेक्ट्रॉन देगा नॉन मेटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट क्या होगा, ट्रांसफर कर देगा। और जो ट्रांसफर कर रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ले रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। ये कैसे होता है? अब मेरे पास दो एटम्स हैं, एक Na बनाता हूँ एक Cl बनाता हूँ, ठीक है जी। अब Na इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेगा, कैसे होता है ये? Na एटम है, इसने इलेक्ट्रॉनिक दिया, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है जी। इसकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 281 बनती है इसकी। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये वाला, एक वाला इधर ये वेकेंट हो जाएगा, 28 बन जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है जी। 281 होता है, 28 बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इलेक्ट्रॉन इसने एक दे दिया, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये वाला, ये मेटल हो गया, एक मेटल होगा हमारे पास, और ये एक नॉन मेटल होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल का क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब क्लोरीन क्या करेगा जी, क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287 होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा। अब इसकी जो आखिरी शेल की इसकी जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, क्या बनेगी, 288, सही है जी। और इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज, ओके जी, क्लियर। यहाँ तक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गई, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों के पास चार्जेस हैं, एक के पास सोडियम के पास पॉजिटिव, क्लोरीन के पास नेगेटिव। अब ये दोनों चार्जेस आपस में क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस हमेशा अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ फिजिक्स में। आप अब ये जो बात है ना फिजिक्स वाली, ये जो साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपस में तीनों रिलेट होते हैं। कहीं ना कहीं आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने फिजिक्स को आपको पढ़ना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री देखनी पड़ती है, केमिस्ट्री वाले को बायो देखनी पड़ती है, तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेट करती हैं, ठीक है, रिलेट करती हैं सारी। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट है, दो अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं। तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है वो कॉलम्स लॉ ने दी थी, ठीक है। इस तरह दो अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इससे हम
कॉलम लॉ के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। K1 Q2 चार्जेस हैं और R रेडियस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होते हैं R स्क्वायर। ये इक्वेशन उसने दी थी, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जब दो चार्जेस आपस में करीब आ जाएं तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए जुड़ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड। अब इस तरह आयनिक बॉन्ड बनेगा कि इसको लीविस कंसेप्ट के हवाले से देखा जाए। लीविस कंसेप्ट क्या कहता है? लीविस डॉट जो हमारे पास कंसेप्ट है, लीविस डॉट कंसेप्ट, लीविस डॉट अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान सी स्ट्रक्चर है। अगर मैं NaCl की बनाऊं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, अब Na है। अब लीविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को से शो करता है। Na के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सही है जी। अब इसके साथ मैं रिएक्ट करवाऊं, क्लोरीन को करवाता हूं तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक वैकेंसी है। अब जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन किस तरह होता है? रिएक्शन जब होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसको इधर आ जाता है, सोडियम क्लोरीन को देता है। तो इसके बाद कैसी इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है? NaCl बनाता हूँ। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, वैकेंसी क्रिएट हुई। अब इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, अब 7वां भी था और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इधर से, ये 8 पूरे हो गए। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है जी, ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब ये सही है जी। इस तरह अगर मैं MgCl2 की बनाऊं, MgCl2 की, ठीक है, इसमें जो Mg है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है जी, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। साथ में Cl के 2 एटम लिखता हूँ, Cl, इसके वैलेंस शेल में 7, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, सही जी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इस क्लोरीन के पास, एक दूसरे के पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है किस तरह बनता है? Mg है, Cl, ठीक है जी। 7 इनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, एक इसने दिया इधर, एक इसने दिया इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया। अब इससे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इन दोनों ने एक एक लिया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इस तरह इलेक्ट्रॉन दिए। इस तरह इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड को कभी हम इस तरह शो कभी नहीं करते, Na लिख दें और साथ इस तरह डंडी लगा के Cl बना दें, इस तरह कभी नहीं लिखते। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ फोर्स है, फोर्स हमें दिखती नहीं है, फोर्स है। कोई ऐसे डंडा लगा के ऐसे नहीं कर देंगे, हम बना देंगे, फिक्स कर देंगे, इस तरह कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होता है क्योंकि उधर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, उस तरह उसको हम शो करते हैं इस तरह। ठीक है, इसकी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है जी, नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। नॉन डायरेक्शनल, नो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसके जो क्रिस्टल्स हैं आयनिक, उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इनकी नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसके फर्दर जाएं, मेन कंसेप्ट है इसमें एक इलेक्ट्रो वैलेंसी का। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड मैंने इसको कहा था आयनिक बॉन्ड को, तो कंसेप्ट है इलेक्ट्रो वैलेंसी का। इसको देखो, इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या चीज़ है भाई? इलेक्ट्रो वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रो वैलेंसी, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड से है। वैलेंसी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है जी, या लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने लॉस हुए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं कि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंसी को कभी हम नेगेटिव में नहीं लिखते। 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एटम गेन कर रहा है चाहे वो लूज कर रहा है, हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी को इस तरह लिखना है, 2 या 3 या 1 इस तरह होल नंबर में, कभी इसको नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, हमेशा ये पॉजिटिव साइन में होती है। ठीक है जी, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी को अगर ग्रुप्स में देखें तो अगर मेरे पास जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप ये 13,
14 है, 15 है, 16 है, 70 ग्रुप है। ठीक है जी। अब ग्रुप 1 है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की 2 होती है, ग्रुप 3 की 3 होती है, लेकिन ग्रुप 4 जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती, क्योंकि ग्रुप 4 ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। जो ग्रुप 14 है मेरे पास, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। इक्वल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा। और जो 15 है इसकी भी 3 होती है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गेन कर लेता है। इसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ये 2 गेन कर लेता है। इसके 7 होते हैं, 1 गेन कर लेता है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट है। अब कुछ एटम्स हैं मेरे पास वेरिएबल वैलेंसी के होते हैं। वेरिएबल वैलेंसी वो कौन से हैं जी? वेरिएबल वैलेंसी वाले वो मेरे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन जो हमारे पास मेटल्स हैं वो सारी की सारी ट्रांजिशन स्टेज में है। वेरिएबल वैलेंसी जैसे कि मेरे पास Fe है, जिंक है, ठीक है जी, Zn है, कॉपर कह लो, ठीक है, सबकी जो वैलेंसी है एक से ज्यादा है, तो कहते हैं वेरिएबल, जो चेंज होने वाली वैलेंसी, वो फिक्स नहीं होती, बाकी सबकी फिक्स है। अब आपने देख लिया इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट भी देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं फर्दर। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद जो हमारा कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद हमारे पास आता है इस आयनिक बॉन्ड में कि जो हमारे पास फोर्सेस हैं, हमारे पास फोर्स है उसकी कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सी फोर्सेस हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास है, एनर्जी, इसकी हम हेडिंग दे देते हैं एनर्जी इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है जी। अब रिएक्शन के दरमियान रिएक्शन जो हो रहे हैं इनमें एनर्जीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास मेटल्स है, मेटल को एम से शो करता हूं। ठीक है जी। मेटल है, मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन देगी। मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन जब मेटल देती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये कैसे देती है? हम इसको एनर्जी देते हैं जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी की खास अमाउंट दी, इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की। कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और हमारे पास केटाइन बन गया, मेटल से केटाइन बन गया। ठीक है जी। मेटल की हमारे पास जो थी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है। अब जो नॉन मेटल है उसको मैं एक्स से शो करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी और ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी। ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये कीटाइन और इनाइन जब मिलेंगे, एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एम एक्स, जिसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है जी। आयोनिक कंपाउंड बन गया हमारे पास, और इसकी जो एनर्जी इसमें जो रिलीज होती है इसकी फॉर्मेशन में, एनर्जी इसकी फॉर्मेशन में भी रिलीज होगी। उधर तो जो होना था हो गया, आइंस बन गए, तो दो आइंस करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लैटिस एनर्जी की, यही आपको मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में भी बताया था लैटिस एनर्जी के बारे में। अब ये लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है? लैटिस एनर्जी है जी अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको मैं अगर लिखूं कि जब दो गैसियस आइंस करीब आए, आपस में मिले, कंबाइन हो, और हमारे पास जो सब्सटेंस बने, आयनिक कंपाउंड बने, उसका अमाउंट हो 1 मोल। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने दो गैसियस आइंस के मिलने से, उस प्रोसेस के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई हीट की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल बात करूं कि एक आयोनिक कंपाउंड की लैटिस बनाने के लिए, जो लैटिस क्रिस्टल होती है, वो बनाने के लिए 1 मोल क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है। और अगर इसमें इस तरह लिखूं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी released when two gaseous ions combine
टू फॉर्म कंबाइन होके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म हमारे पास 1 मोल, इधर वर्ड यूज करना है 1 मोल, 1 मोल बनाते हैं ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का बनाते हैं। सही है जी, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का बनाते हैं, उसके रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। अब एक और बात इसमें है इंपॉर्टेंट कि इतना एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई 1 मोल बनाने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी 1 मोल को तोड़ने के लिए। सही है जी, ये लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें हैं। अच्छा, बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होगी, एनर्जी कम चाहिए होगी केटायन बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनायंस के लिए ज्यादा होगी, ठीक है, और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। ये बेस्ट आयनिक कंपाउंड जो स्ट्रांग होंगे, जो स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा, उनकी प्रॉपर्टी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए नॉन मेटल्स की, और लैटिस एनर्जी दोनों की ज्यादा होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखें कि आयनिक जो हमारे पास बॉन्ड है स्ट्रांग कब होगा, हमारे पास मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कब ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर मैं देखूं कि मोर आयोनिक करेक्टर लिख दूं, चलो ठीक है, मोर आयोनिक करेक्टर, ठीक है जी, मोर आयोनिक करेक्टर कब होगा अगर मैं बनाता हूं, ये डिपेंड करता है मेटल्स, मतलब एक मेटल होता है ना, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल, ठीक है जी, इतना मेटल का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा और नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा, उतना ही आयनिक करेक्टर उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा। मेटल का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए, नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए, उस केस में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। अब इसको मैं लिख के बताता हूँ कैसे होगा, समझा रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास NaCl है, अब मैं नॉन मेटल चेंज कर रहा हूँ, देखना आप NaCl थी, अगर NaF लिखूं, ठीक है, पहले फ्लोरीन होती है, फिर क्लोरीन होती है, फिर Na ब्रोमीन आ गया, Na आयोडीन, ठीक है। अब ऊपर से नीचे अगर हम आए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है जी, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो जो हमारा नॉन आयनिक करेक्टर है ये क्या होता है भाई, ये डिक्रीज करता है, नॉन आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। क्या लिखूं मैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये क्या होगा डिक्रीज करेगा, हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, डिक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। हमारे पास केस क्या है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा ऊपर वाले का। मेटल तो सबके सेम है, सोडियम 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 सोडियम। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए तो कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, हम देखेंगे मेटल्स को भी, नॉन मेटल, मेटल तो सेम है, नॉन मेटल देखें तो सबसे ज्यादा किसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो किस वहां पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, NaF का आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, फिर NaCl का, फिर ब्रोमीन का, फिर Na का, सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह मल्टीपल चॉइस का इक्वेशन हल हो जाएगा। अगर एक और मैं एमसीक्यूज लूं, मैं उसमें मेटल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, देखना आप तो जो रखना, मेरे पास सबसे पहली मेटल है लिथियम, साथ में लगा रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ठीक है जी, इस तरह मैं बना देता हूँ। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो नॉन मेटल मेरे पास सारे सेम है, नॉन मेटल सेम है। अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप में, जो मेटल्स हैं मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है, सो लिथियम वाली ने की अब से, ठीक है। अब ऊपर से नीचे क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे जो मेटेलिक करेक्टर ये हमेशा इंक्रीज करता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है जी, ऊपर से नीचे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा कम किसका होगा, लिथियम का, ठीक है जी, लिथियम का कम सबसे ज्यादा किसका होगा, मैंने इधर रुबिडियम लिखा था, रुबिडियम होगा, ठीक है जी। अब रुबिडियम का आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, और ये नॉन मेटल सारे सेम है।
अब इसका सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है तो आयनिक कैरेक्टर भी इसका ही ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, मेटल के मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटल के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। अब इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है रुबिडियम का, ठीक है, तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका लास्ट पे लिथियम क्लोराइड क्योंकि सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर है इसका, आयनिक कैरेक्टर भी इसमें कम होगा। इस तरह दो एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको बताना हो कि कौन सा मोर आयनिक कैरेक्टर है किस मॉलिक्यूल का, तो इस तरह के एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज वाला भी, इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। अब आयनिक बॉन्ड्स से हमारे पास क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अगर उनकी हम प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज किस तरह होंगी, प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट, ठीक है जी, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग आयनिक हमारे पास बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो आयंस को आपस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाउंड कर देती है, स्ट्रिक्टली बाइंड कर देती है, इकट्ठे मिला देती है, तो सॉलिड बनते हैं, ठीक है जी। तो ये सॉलिड फिजिकल स्टेट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें कंडक्टिविटी इज वेरी लो इन सॉलिड स्टेट, ठीक है जी। सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की सलाहियत, करंट फ्लो कराने की सलाहियत, करंट बहुत कम पास होता है, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है सॉलिड स्टेट के अंदर, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर होगी, ठीक है। और हमारे पास अगर इनको हम मोल्टन स्टेट में देखें, इन मोल्टन या इक्वल स्टेट, ठीक है जी, इक्वल स्टेट, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्यों, मोल्टन स्टेट में जब हम इनको मेल्ट कर देते हैं, मेल्टेड सोल्यूशन बन जाता है, मोल्टन सोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसमें इनकी जो आयंस होते हैं, आयंस फ्रीली इनके मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, आयंस फ्री हो जाते हैं, करंट इजीली पास हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अगर इक्वल सोल्यूशन के अंदर देखें, क्योंकि हम कहते हैं जो पानी है, वाटर एक गुड डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है जी, डाई इलेक्ट्रिक है, ये क्या है जी, गुड डाई इलेक्ट्रिक। अब पानी किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर डाल दें तो वो आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको वीक कर देगा। कितना वीक कर देगा, 81 टाइम ये वाटर आयनिक कंपाउंड की अट्रैक्टिव फोर्स को वीक कर देता है, 81 टाइम, ठीक है। तो इसको इसलिए हम वाटर को कहते हैं दैट इज गुड डाई इलेक्ट्रिक, ये क्या है जी, गुड डाई इलेक्ट्रिक है। अब पानी जब हम डालेंगे आयनिक कंपाउंड के अंदर तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आयंस थोड़े फ्रीली मूव करेंगे, करंट इजीली पास हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इक्वल सॉल्यूशन के अंदर भी कंडक्टिविटी हाई होती है। और अगर हम एक और प्रॉपर्टीज की देखें कि आइसोमेरिज्म जो आइसोमेरिज्म है, ये फिनोमेना स्पेसिफिकली होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। और आइसोमेरिज्म है का ये क्या चीज है कि सेम हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट इसमें क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें उसमें तो स्ट्रक्चर कोई खास होती नहीं है, आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ
हमारे पास जो हम आइसोमरिज्म यूज करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में यूज होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में ये यूज नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन इन कंपाउंड्स के लिए जो हमारे पास कंपाउंड ये वाले हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उनके लिए हम यूज करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज है भाई? आइसोमॉर्फिज्म है कि मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से निकला है, ऐसो सेम मॉर्फोलॉजी हो, ठीक है। मतलब कि लैटिस, जो लैटिस है उसकी लैटिस स्ट्रक्चर जो 3D होती है, इनकी आपको पता है कंपाउंड की 3D स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है, ठीक है। लैटिस स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, ठीक है जी, सिमिलर हो। दो हमारे पास आयनिक कंपाउंड पड़े हुए हैं, दोनों की लैटिस स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो आइसोमॉर्फिज्म शो करती है। इस सिमिलरिटी को चेक करने के लिए दो चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास सिमिलर फार्मूला हो, ठीक है जी। और हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि सिमिलर, मिलता जुलता हो, सिमिलर साइज ऑफ केटाइंस एंड एनाइन। केटाइन एंड एनाइन का जो साइज हो वो सिमिलर हो, ठीक है। केटाइन एनाइन का साइज सिमिलर है और सिमिलर फार्मूला है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म है, जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? अगर मैं लेता हूँ कि सही है ये, मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है जी। बल्कि मैं ले लेता हूँ इसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी, MeCl2, सही है। ये अगर मैं दो लेता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, इधर ले लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं सोडियम क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। अब मैं देखूंगा कि सिमिलर साइज को अगर देखूं, सिमिलर साइज में अगर मैं देखना चाहूँ तो ये देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों नेबर्स हैं, इनके साइज थोड़ा सा मिलता जुलता है। जो क्लोरीन है 17 का, ये 16 ग्रुप का, ये भी इनका साइज भी मिलता जुलता है, सिमिलर साइज है केटाइन 9 के। ये एसोमॉर्फ हो सकते हैं दूसरे की, एसोमॉर्फिज्म इनमें हो सकती है। हम कहेंगे इन दोनों में एसोमॉर्फिज्म है। ये मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों आयोनिक कंपाउंड। अगर मैं यूज करूं सोडियम की जगह पे, मैं लिख दूं कि मेरे पास है इधर सोडियम NaCl है, ठीक है जी। इधर मैं लिख देता हूं मेरे पास है पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका साइज छोटा है, इसका साइज तो काफी बड़ा है, एक शेल का इजाफा है। इसका साइज में क्या होता है 11 है, दूसरा तीसरा शेल। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। इसमें शेल ज्यादा हो जाएंगे, 19 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 11 है, तो इसके साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकते, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्योंकि मिलता जुलता साइज है। ये ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 2 का है, तो नेबर्स वाले आइटम है, इनका साइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये 16 ग्रुप का, ये 17 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का ऑक्सीजन है, तो दोनों नेबर्स हैं, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर सोडियम और पोटाशियम के केस में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक पूरे शेल का डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से साइज की मैचिंग नहीं हो रही, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म भी आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। उसके बाद हम रिएक्शंस को देखें कि कौन से रिएक्शन होते हैं हमारे पास। इन आयोनिक कंपाउंड्स ही वर्ड है, तो रिएक्शंस भी कौन से होंगे भाई? रिएक्शन भी आयोनिक रिएक्शंस ही होंगी। लेकिन हमने इनमें जो मेन चीज पढ़नी है, आयोनिक रिएक्शन तो होंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इनमें कौन से रिएक्शन होंगे? आयोनिक रिएक्शंस, ठीक है। आयोनिक रिएक्शंस होंगे, लेकिन आयोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। वी कैन नॉट मेजर, या चेक लिख दो, मेजर और चेक लिख दो, चेक दीज रिएक्शंस। इनको हम इजीली चेक नहीं कर सकते,
क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है 10⁻⁷ टू 10⁻8 सेकंड, इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है, इनको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए, हाँ कोवेलेंट, इसमें आयनिक रिएक्शन फास्ट है। इसमें अगर मैं एक रिएक्शन आपको करके दिखाऊँ, एक रिएक्शन देख लो, ये मेरे पास NaCl है, एक Ag सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब ये दोनों मेरे पास इक्वस आयनिक कंपाउंड एकस है, तो एकस में ये आयनिक के फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव, ये Ag पॉजिटिव होगा, NO3 नेगेटिव होगा। ठीक है जी, अब ये इक्वस फॉर्म में पड़े हुए इक्वस है। ठीक है जी, इक्वस। अब रिएक्शन हुआ तो मेरे पास क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, NaNO3 इक्वस फॉर्म में। ठीक है जी, साथ Ag के साथ Cl मिलेगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है जी, याद रखना, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, आयनिक रिएक्शंस, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, आयनिक रिएक्शंस होंगे। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल आपके पास आ गई, इसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, ठीक, इजीली चेक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं आयनिक रिएक्शंस। अगर कोवेलेंट रिएक्शंस की बात की जाए, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए, कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनमें जो रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इनमें रिएक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। लास्ट में एक प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, उसको अगर मैं थोड़ा सा टच दे दूं, सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है, ये डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। हाइड्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है जी, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स बने कैसे, ये आयनिक बॉन्ड से बने। आयनिक बॉन्ड क्या चीज थी भाई, क्या बला थी, ये आपने सारा देख लिया। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वो एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कहाँ से ट्रांसफर होता है, मेटल देता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास कोई वो जो मेटालिक कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेता कौन है, नॉन मेटल लेता है, उसका नॉन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर से दो चार्जेस बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बहुत ही इजी से मैंने आपको इजी करके अपनी तरफ से तो समझा दिया है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपको इसका फ़ायदा हुआ है, कितना समझ आई है, कहाँ किस हद तक समझ आई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी बताई थी इस टॉपिक में कि जब मेटल्स और नॉन मेटल मिलते हैं तो लैटिस बनती है, उसके लिए एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। इस पे एक प्रॉपर पूरा इस पे लैटिस एनर्जी के ट्रेंड के बारे में सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉपर उसका लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।